नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सरोज समृति कविता में निराला का जीवन संघर्ष। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सरोज समृति कविता की रचना काल कौन सा है? 1935 ईस्वी है और यह है हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत माना गया है। यानी अगर हम इसे देखें तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा है, तो निराला जी की ये कविता है। कवि निराला के द्वारा अपनी पत्नी की मृत्यु पर लिखी गई इस कविता में सबसे मुख्य भाव कौन सा है? वो करुणा का भाव है, यानी करुणा के भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच, विराग यानी वियोग के भाव के बीच में, वियोग का मतलब क्या है कि वो चली गई है, इस संसार को छोड़कर अपने पिता से बिछुड़ चुकी है। नीति, श्रृंगार और कभी कभी व्यंग्य और हास्यमूलक प्रसंगों को भी इसमें पिरोना या इसमें शामिल करना इसकी अनोखी विशेषता कही जा सकती है। देखिए, एक तरफ तो वियोग का भाव है, लेकिन कहीं कहीं वो नीति का विचार भी करते हैं, प्रेम और श्रृंगार का विचार भी है, या उसका भाव भी यहाँ पर आता है। सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी या व्यंग्यात्मक भाव भी इस काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जो हास्यमूलक हैं। तो ये इस कविता की अनोखी विशेषता कही जा सकती है। यह निराला जी का अपने ढंग की एक अकेली कविता है, जिसमें उनका अपना जीवन आ गया है, यानी उनके संपूर्ण जीवन की कथा इस कविता में उन्होंने पिरो दी है। रामविलास शर्मा के शब्दों में अगर देखें तो जीवन दृष्टा अनेक हुए हैं। जीवन से निराश होकर मृत्यु का आमंत्रण करने वालों की भी इस संसार में कमी नहीं है। जो मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वरण करते हैं, उन विरले साधकों में कौन थे? निराला थे। किसके विचार हैं? रामविलास शर्मा के विचार हैं। तो आप ये परिभाषा अपने प्रश्न के साथ जरूर डालें। आगे देखते हैं। सरोज समृति में मुख्यतः 3 स्वर हैं, यानी 3 विचार मुख्य रूप से यहाँ पर उन्होंने डाले हैं। पहला क्या है? कवि का विद्रोही और क्रांतिकारी दशा। देखिए, विद्रोह और क्रांति का जो विचार है वो समाज की जो बुराइयां हैं, रूढ़िवादिता है, जो कुरीतियां हैं, जो पुरानी ऐसी गली सड़ी परंपराएं हैं जो हमारे समाज में आज भी व्याप्त है, उनके प्रति विद्रोह का और क्रांति का भाव निराला के काव्य में देखा जाता है। और किसमें? शोक गीत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, पुत्री सरोज के प्रति पिता का वात्सल्य भाव, यानी उनकी जो बेटी सरोज है उसके बचपन से लेकर जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक पिता के मन में जो उसके प्रति प्रेम का भाव है वो यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। और तीसरा क्या है? जीवन में संघर्ष, अपमान और वंचना के फलस्वरूप जो उनके जीवन में व्यथा और निराशा की सघनता थी, यानी व्यथा और निराशा जो उनके जीवन में रच बस गई थी, उसका चित्रण भी इस कविता के माध्यम से इन्होंने किया है। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि सरोज समृति केवल एक पिता पुत्री की वियोग की कविता नहीं है, बल्कि उसके जीवन में जो अलग अलग पड़ाव आए या जिन चीज़ों का उन्होंने, जिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, उन परिस्थितियों का चित्रण इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। सरोज के वात्सल्य काल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से इस कविता में अंकित किया है। इसमें कवि ने सरोज की बाल्यावस्था एवं तरुणाई के बड़े ही मार्मिक और पवित्र चित्र अंकित किए हैं। देखिए, यहाँ पर सरोज की सुंदरता का चित्रण है, उसकी जब वो युवा हो रही है उस समय काल का, यानी तरुण अवस्था का भी चित्रण है, लेकिन उसमें पवित्रता, एक पिता के द्वारा पुत्री का जो चित्रण है वो निश्चित है कि पवित्र भाव के साथ ही किया जा सकता है। तो ये एक पवित्र भाव के साथ अपनी बेटी के सौंदर्य की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। अब देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने किन बातों को स्पष्ट किया है जिनसे उनके जीवन के संघर्ष को हम देख सकते हैं। देखिए, जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति के विचार के दृष्टिकोण से देखें। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस कविता की संपूर्ण व्याख्या करवा रखी है। जब वो व्याख्या आप थोड़े से ध्यान से करेंगे तो आप देखेंगे कि निराला ने अनेक ऐसे प्रसंग उठाए हैं जिनमें उनके जीवन संघर्ष को देखा जा सकता है। तो एक बार वो वीडियो आप ज़रूर करें जो निराला की सरोज समृति कविता के मैंने डाले हैं, वहाँ से आप इन प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं या आपको पॉइंट्स यहाँ दिखाना चाह रही हूँ जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है? भाग्यहीन पिता का संघर्ष।
देखिए निराला अपने आप को एक भाग्यहीन पिता मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अपनी पुत्री को जैसे ही उन्होंने प्राप्त किया तो अपनी पत्नी को खो दिया। यहाँ पर वो अपनी पुत्री के उसके लालन पालन के लिए इतने ज़्यादा स्वयं को योग्य नहीं मानते कि वो अपनी पुत्री की सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके या अपने अनुसार उसका पालन पोषण कर सके या उसको अपने साथ रख सके। इसीलिए सरोज को उसके ननिहाल भेज दिया जाता है। तो ऐसे जो जीवन परिस्थितियां उनके सामने आई, उनके कारण वो अपने आप को भाग्यहीन पिता समझते हैं और वो जीवन में संघर्ष करते हैं सरोज के लिए, उसको खुशी देने के लिए, उसके जीवन को सही दशा और दिशा देने के लिए। तो एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष की अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से हुई है। दूसरा, समाज से उनके संबंध। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि निराला का विचार कैसा है, उनके अंदर अगर देखें तो विद्रोह का भाव है, इसके साथ साथ क्रांति का जो भाव है उनके कारण भी अगर हम देखें, इन विचारों के कारण, चाहे वो क्रांति है चाहे विद्रोह का भाव है, वो समाज की उन रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादी हमारी परंपराएं हैं, जो कुरीतियां हैं या जो निराला को ठीक नहीं लगती। जैसे अगर हम बात करें उनकी पत्नी के बाद उनके पुनर्विवाह की बात चलती है, तो ये निराला को कतई पसंद नहीं है कि पुनर्विवाह के एक पुरुष पर ये दबाव बनाया जाए कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। जबकि स्त्रियों का पुनर्विवाह बड़ी ही मुश्किल से हमारे समाज ने स्वीकार किया, लेकिन पुरुष पर हमेशा ये दबाव बना रहा कि अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसे पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। तो इस तरह के जो अगर देखें जो विचार थे, निराला उन सामाजिक विचारों से कभी भी जुड़े हुए नहीं रहे और उनका विद्रोह हमेशा करते रहे। तो इसीलिए उनके समाज के साथ संबंध भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता। यहाँ पर हम भाग्यहीन पिता का संघर्ष और इस पॉइंट्स को विस्तार से एक तरीके से ही बता सकते हैं। देखिए उनकी पुत्री जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, निराला के मन में ये कुंठा का भाव आ रहा था या दुख का भाव आ रहा था कि वो अकर्मण्य पिता है, यानी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही है। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद उसकी कुछ और परिस्थितियां होती, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो धन से भी इतने ज़्यादा अगर कहें तो दृढ़ नहीं है, या धन भी उनके पास इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सरोज के लिए सभी कुछ बड़ी आसानी से कर पाए। ऐसे में वो अपने मन में कुंठा का भाव उनके मन में आता है, निराशा का भाव आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पुत्री के प्रति बहुत कुछ कर पाने में असमर्थ है। जीवन विसंगतियों, विडंबनाओं और उपेक्षाओं का चित्रण। देखिए निराला का जीवन परिचय हमने देखा था तो हमें ये अंदाजा हो गया कि उन्होंने अपने जीवन में बड़ी ही विसंगतियों का सामना किया है, बड़े ही दुखों का सामना किया है और समाज के द्वारा, एक विशेष वर्ग के द्वारा उन्हें अनेक बार उपेक्षाओं का सामना भी करना पड़ा है। तो ये सब चित्रण सरोज समृद्धि कविता में उन्होंने बखूबी किया है। समय समय पर जो समाज के द्वारा उनको उपेक्षित किया गया या समाज की विसंगतियों के कारण जो उनको दुखों का सामना करना पड़ा, विडंबनाएं जो उनके जीवन में रही, उनका चित्रण भी इस कविता के माध्यम से हुआ है। व्यक्तिगत दुख की कविता हम इसे कह सकते हैं। देखिए इस सिर्फ ये दो पंक्तियां इस बात को स्पष्ट करती है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके जीवन में सिवाय दुखों के या जीवन संघर्ष के और कुछ भी उनके जीवन में नहीं रहा। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक संघर्षों का सामना किया। उनमें से जो सरोज के साथ लगाव के जो दिन थे, जब सरोज को उनके साथ रहना चाहिए था या उन्हें सरोज को अपने साथ रखना चाहिए था, उसके अच्छे तरीके से परवरिश करनी चाहिए थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसके लिए जो एक पिता के मन की अभिलाषाएं होती है वो उन अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके विवाह की चिंता उनको हुई, उसके लिए एक योग्य वर की तलाश। तो ये सब जो चीज़ें रही, वो जो घटनाएं रही, उन सबको इस कविता के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। उसके बाद जब अगर देखें तो जो अगर सामाजिक विडंबनाओं को या जीवन की विसंगतियों को अगर देखें तो एक पिता, अगर एक माता होती तो सरोज की अगर माँ जिंदा होती तो शायद उसके विवाह की जो रीति रिवाज है वो उसी पारंपरिक तरीके से होते, लेकिन निराला जी ने उन बातों का विरोध किया और उन्होंने बड़े ही सहज सरल तरीके से सरोज का विवाह किया। यहाँ तक कि उनके घर में मंगल गान भी
पहले नहीं गाए गए, जो पहले की परंपराएं थी उन परंपराओं का उन्होंने, रीति रिवाजों का उन्होंने विरोध किया। ये बात भी उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से स्पष्ट की है। साहित्यिक जीवन के संघर्ष का चित्रण, देखिए ये भी एक बड़ा ही, अगर हम कहें, निंदनीय बात है कि जब कोई कवि संघर्ष करता है, उसके जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, तब हम उसे सहयोग नहीं करते। हमारा समाज, हमारा जो साहित्यिक समाज है, या हमारे जो, अगर देखें, जो इस योग्य व्यक्ति हैं कि हम उनकी सहायता कर पाएँ, वो उसकी सहायता नहीं कर पाते। लेकिन जब बाद में वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो हम बड़े गर्व और गौरव से उनको याद करते हैं। और निराला के जीवन में भी यही विडंबनाएं रही। देखिए, मैं अक्सर इस बात को कई बार महसूस करती हूँ। प्रेमचंद जी की एक फोटो काफ़ी चलती है फेसबुक पर, उनके फटे जूते हाईलाइट किए जाते हैं वहाँ पर विशेष रूप से। तो जब वो लिख रहे थे तब वो समाज कहाँ था जो उन्हें वो जूते अच्छे दिलवा सकता था, या उनके लेखन को उस समय इतना समर्थन दिया जाता जितना उनकी मृत्यु के बाद, तो शायद उनके जीवन की दशा कुछ और होती। लेकिन हमारे समाज की यही परंपरा है, और उसी परंपरा या उसी सोच का शिकार निराला जी को भी होना पड़ा था। वो जब अपनी कविताएं जो बुद्धिजीवी वर्ग था उस समय उनको देते, तो वो उन कविताओं को छापने से इनकार कर देते, या उनकी कविताएं वापस लौटा दी जाती थी। तो ये भी जो साहित्यिक जीवन था, जो एक लेखक के रूप में, कवि के रूप में जो जीवन था, उसमें भी उनको बहुत जल्दी या बहुत आसानी से जगह नहीं मिली थी। वो जगह प्राप्त करने के लिए भी उन्हें बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। और आज हम उन्हें इतनी शिद्दत से याद करते हैं, लेकिन अगर यही प्रेम, यही शिद्दत, यही समर्पण का भाव अगर समाज उन्हें पहले दिखाता तो शायद उनका जीवन कुछ अलग होता। परंतु चलिए, जैसे भी उनके जीवन की घटनाक्रम रहे, यहाँ पर हमें उनके जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।